जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर दोलन यानी ऑसिलेशन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म पढ़ने जा रहे हैं और वो हम पढ़ने जा रहे हैं सरल आवर्त गति का समय विस्थापन वक्र या समय विस्थापन ग्राफ जिसको कह सकते हैं। शार्ट में लिखा गया है सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति का समय विस्थापन ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, इसके लिए हमें कोई भी ग्राफ खींचना है तो समीकरण हमें मालूम होना चाहिए और सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण आपको मालूम था। y होता है a sin ओमेगा t होता है और ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम है कि ओमेगा होता है 2π/T। तो हम यहाँ अगर रख दें y a sin ओमेगा के जगह पे 2π/T इज टू स्मॉल t। अब जानते हैं हम क्या करते हैं कोई भी ग्राफ खींचने के लिए सारणी बनाना जरूरी होता है। चलिए हम सारणी बना रहे हैं और यहाँ पर हम सारणी बनाएंगे। एक तरफ हम समय दिखाएंगे और एक तरफ हम विस्थापन दिखाएंगे। देखिए, समय के मान को हम लोग अपने मन से रखते जाते हैं और रख करके देखते हैं कि विस्थापन कितना आ रहा है। जब ये सारणी बन जाएगी तो सारणी के आधार पे हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। चलिए देखिए, अब समय का मान प्रारंभ में समय 0 रखा जाता है और एक काम करें कि 0 में T/4 T का मतलब होता है आवर्तकाल और T/4 का मतलब आवर्तकाल का चौथाई। तो आवर्तकाल का चौथाई करते हुए हम लोग सारणी बनाएं और इसके बाद फिर हम ग्राफ खींचेंगे। तो चले देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है 0 और 0 में T/4 जोड़ दें तो T/4 हो जाएगा और T/4 में T/4 जोड़ दिया जाए तो T/2 हो जाएगा और T/2 में फिर T/4 जोड़ दीजिए तो 3T/4 हो जाएगा और फिर इसमें T/4 जोड़ दीजिए तो T हो जाएगा। तो समय शुरू होता है 0 से और पहुंच रहा है T, यानी यह एक आवर्तकाल होगा। तो आप चाहे तो इसको आगे भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक आवर्तकाल के लिए यानी एक आवर्त के लिए एक चक्कर के लिए हम आपको समय विस्थापन ग्राफ दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए अब t का मान बारी बारी से इसमें रखना होगा और रख करके हमको y की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए क्या है, और आपको मालूम है कि ये जो है सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम है। अगर t के जगह पर हम 0 करेंगे तो साइन 0 होगा और साइन 0 का मान 0 होता है। 0 में a का गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ T/4 कर दें, ज़रा देखिए, स्मॉल t के जगह पे T/4 कर दें तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये साइन π/2 हो जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और 1 में a का गुणा कर देंगे तो a हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अब हम यहाँ आगे बढ़ें तो ये स्मॉल t के जगह पे T/2 कर दें तो फिर देखिए ना, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई की वैल्यू 0 होता है और फिर यहाँ पे हम रख दें वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका a में 0 का गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम रख देते हैं 3T/4
3t/4, तो देखिए क्या होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा और 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा sin3π/2। sin3π/2 की वैल्यू -1 होती है और -1 का a में गुणा करेंगे तो -a हो जाएगा। इसी तरह से जब कैपिटल T कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार सारणी बन करके तैयार हो गई। कोई भी ग्राफ खींचने के लिए सारणी का होना जरूरी है। सारणी हम बना लिए हैं और आपसे एग्जाम में हमेशा सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए समय विस्थापन ग्राफ खींचने के लिए कहा जाता है। तो इस ग्राफ को हम लोग खींचेंगे। देखिए ये है x अक्ष, ये x एक्सिस है और ये जो है y अक्ष है, y डैश, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन मूल बिंदु, x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु। और देखें एक काम करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं a की वैल्यू पॉजिटिव है, a की वैल्यू निगेटिव है, तो a का मतलब होता है आयाम। तो देखें आयाम का मान ऊपर के तरफ भी होगा और आयाम नीचे के तरफ भी होगा। ऊपर के तरफ आयाम को हम +a मान लेते हैं और नीचे की तरफ आयाम को हम -a मान लेते हैं। और फिर ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करें तो इस तरह से ये ग्राफ खींचने के लिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये 0 हो गया। यहाँ पे हम t/4 दिखा देते हैं, यहाँ t/2 दिखा देते हैं, यहाँ 3t/4 दिखा देते हैं, यहाँ t दिखाते हैं। तो देखिए समय को हम x अक्ष के तरफ दिखाए हैं और इसके बाद आयाम, ऊपर के तरफ का आयाम, यहाँ से यहाँ तक का जो आयाम है वो +a है और यहाँ से नीचे के तरफ का आयाम -a है। यानी आयाम का मान ऊपर के तरफ अधिकतम और आयाम का मान नीचे के तरफ अधिकतम। अब देखिए जब t का मान 0 तो y का मान 0 है, यानी दोनों मान 0 0 हैं। तो 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, O का निर्देशांक होता है 0 0। और फिर जब t/4 तो y की वैल्यू a है, a का मतलब +a, टाइम है t/4 और y की वैल्यू +a, तो +a का मान यहाँ हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं t/2, तो y की वैल्यू 0। देखिए t/2 तो विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन 0 होगा x अक्ष पर, तो यहाँ इसको क्रॉस कर देंगे। अब आ जाइए 3t/4, तो ये -a है, तो 3t/4 और -a नीचे हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ इसको क्रॉस कर देंगे और इसके बाद जब t, तो y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 केवल x अक्ष पर ही y की वैल्यू 0 होगी। अब जानते हैं क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हम क्रॉस किए हैं ना उसको इसको मिला देंगे तो समय विस्थापन ग्राफ हमको मिल जाएगा। चलिए देखिए इसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोगों का समय विस्थापन ग्राफ प्राप्त हुआ। ऐसे ही आप खींचते चले जाएंगे तो ग्राफ आगे की तरफ भी बढ़ जाएगा। तो ये आपने देखा सरल आवर्त गति करते हुए कण का समय विस्थापन ग्राफ, और यह ग्राफ ऐसा ही होता है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे सरल आवर्त गति में वेग, यानी अगर कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा हो तो उसका वेग कितना होता है, ये हम लोगों को देखना है। ये भी हम लोगों को देखना है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग अधिकतम कब होता है और वो अधिकतम वेग कितना होता है, फिर न्यूनतम वेग कितना होता है और न्यूनतम वेग का मान क्या होता है और उनकी स्थितियाँ क्या होती हैं। देखें अगर कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा हो ना, तो वो सरल आवर्त गति कर रहा होता है।
हम मान लेते हैं कि कोई कण वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या ये केंद्र है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, इस व्यास को हम ए डैश दिखा देते हैं और फिर ये दूसरा व्यास ऊर्ध्वाधर व्यास है, इसको हम बी डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई कण एक समान वेग v से, एक समान वेग v से वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है गति कर रहा है और स्मॉल टी समय बाद वह पहुंच जाता है बिंदु P पर। तो जब बिंदु P पर पहुंचेगा तो देखिए हम मान चुके हैं कि यह कण भी वेग से गति कर रहा है। तो जब भी वेग से गति कर रहा है तो वेग की दिशा यहाँ पर इधर होगी। अब हम वेग का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक निकाल दें तो देखें, एक चीज़ और हम बता दें कि O से P को अगर हम मिला दें तो ये भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और प्रारंभिक स्थिति से यहाँ बनने वाला जो कोण है हम मान लेते हैं कि थीटा है। अब इस वेग का हम क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक निकालें तो देखें, इसका क्षैतिज घटक सामने के तरफ होगा और आपको मालूम है कि cos थीटा से गुणा कर देते हैं तो क्षैतिज घटक निकल जाता है और क्षैतिज घटक के ठीक लंबवत ऊर्ध्व घटक होता है और ऊर्ध्व घटक जब साइन थीटा से गुणा कर देते हैं तो ऊर्ध्व घटक निकल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका v साइन थीटा। अब चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें और यहाँ पर ये लंब का पाद है, लंब का पाद को हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं और हमने आपको बताया था कि ये जो है सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन है। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, अगर सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग u हो तो उसके सामने का जो घटक होता है वो उसके द्वारा संतुलित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका मान सामने वाले घटक के बराबर होता है। देखिए, यह कण ऐसे गति कर रहा था, ध्यान दीजिए, ऐसे गति कर रहा था। तो ऐसे गति करते हुए जब बिंदु P पर होगा तो बिंदु के सामने वेग का जो घटक दिखाई दे रहा है ये v cos थीटा है। तो अब यहाँ पर वेग u की वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा और थीटा इक्वल टू आपको मालूम है कि ओमेगा टी होता है। थीटा के जगह पे हम रख देंगे ओमेगा टी और देखें, आपको ये भी मालूम है कि v बराबर होता है r इंटू ओमेगा। ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, लेकिन यहाँ पर जो त्रिज्या है वो r नहीं है बल्कि स्मॉल a है। हम स्मॉल a कर देते हैं तो v के जगह पे हम a ओमेगा रख रहे हैं, थीटा के जगह पे ओमेगा टी रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका u इज इक्वल टू a ओमेगा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखें ये कॉस है ना, ये है आपका a ओमेगा और cos थीटा के जगह पे हो जाएगा ओमेगा टी। आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो अगर यहाँ से कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर स्क्वायर को हम इधर हटा दें तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और थीटा के जगह पर ही ओमेगा टी होता है, तो ये हो जाएगा कास ओमेगा टी इजकल टू 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यानी कास ओमेगा टी के जगह पे हम चाहें तो इतना रख सकते हैं। अब ये हो जाएगा u इज इक्वल टू ए ओमेगा। और देखिए कास ओमेगा टी की वैल्यू हम रख देते हैं, कास ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण आपने देखा है, y इजकल टू होता है a साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ से हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल दें तो ये हो जाएगा y बाई ए। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम रख देते हैं y बाई ए, तो u इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी के जगह पे y बाई ए कर देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर देखिए u इजकल टू हो जाएगा ए ओमेगा। और फिर इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर इसको सेपरेट करते हैं u इजकल टू ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम बाहर कर दे तो ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो u इजकल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग का व्यंजक है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग u इजकल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। अब देखिए कि वेग कब अधिकतम होगा, तो सामने देखिए अगर हम y की वैल्यू 0 कर दें तो अगर y की वैल्यू देखिए फर्स्ट केस, अगर y की वैल्यू 0 कर दिया जाए तो u इजकल टू हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे 0 है, तो ये हो जाएगा। देखिए यह वेग अधिकतम वेग होता है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का यह अधिकतम वेग होता है। ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा। यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग अधिकतम तब होता है जब उसके द्वारा होने वाला विस्थापन शून्य होता है। यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण के द्वारा होने वाला विस्थापन शून्य होगा तो उसका वेग अधिकतम होगा, और यह अधिकतम वेग u मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा के बराबर होता है। अब इसके बाद इसका सेकंड केस देखें। सेकंड केस ये है कि अगर विस्थापन आयाम के बराबर हो जाए, y की वैल्यू a के बराबर हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, u इजकल टू, देखिए ये फार्मूला आपको क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई के जगह पर a कर देंगे तो ये भी a स्क्वायर हो जाएगा। u इज इक्वल टू हो गया ओमेगा इंटू 0, यानी u इजकल टू हो जाएगा 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन उसके आयाम के बराबर हो जाता है तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग शून्य होता है, और यह न्यूनतम वेग होता है, u मिनिमम होता है। तो याद रखे रहेंगे आप, दोनों स्थितियों को याद रखे रहेंगे। आपसे पूछा जाता है
कि सरल, देखिए सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग अधिकतम तब होता है जब उसका विस्थापन शून्य होता है और यह अधिकतम वेग यानी यू मैक्स जो है ए ओमेगा के बराबर होता है। और जब सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन आयाम के बराबर होता है तो उस स्थिति में सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग न्यूनतम होता है और यह न्यूनतम वेग शून्य होता है। तो इन दोनों स्थितियों को आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। ये रहा सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग। और इसके बाद हम लोगों को एक और महत्वपूर्ण टर्म पढ़ना होगा, सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण। और फिर आगे हम लोगों को सरल लोलक के बारे में पढ़ना होगा, फिर स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का आवर्त काल पढ़ना होगा। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और फिर ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पृथ्वी में सुरंग कर दिया जाए और उसमें कोई पिंड डाल दिया जाए तो उस पिंड की क्या स्थिति होगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो में ये जो दोनों चीज़ें बताई गई हैं ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।